बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, एतजाज़ अहसन ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और फ़ज़लुर रहमान दोनों को उनके परखचे उड़ा दिए हैं, उनको आईना दिखा दिया है और साथ ही साथ उज़ैर बलोच की जो पे दर पे ज़मानतें हो रही हैं, ये ज़मानतें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या कराची को दोबारा से एक दफ़ा फिर गैंग वार के हवाले किया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और एतजाज़ अहसन के हवाले से भी बात करूँगा, लेकिन पहले ज़रा ज़िक्र कर लें कराची के और सिंध के उन मामलात का जिन मामलात से हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है। बहुत से हमारे आर्मी के, सिविल, पुलिस और दीगर इदारों से मुंसलिक अफराद ने अपनी जानें देकर कराची के अमन को बहाल किया है। उज़ैर बलोच कराची के अमन को बर्बाद करने वालों में सर फहरिस्त था। उसकी JIT सामने आई, उसका दफ़ा 164 का बयान जो जज के सामने उसने ख़ुद कहा कि मैं अदी यानी फरियाल तारपुर जो जरदारी की बहन और बिलावल भुट्टो की फूफो हैं, उनके कहने पर कत्ल व गारत करता रहा, उनके कहने पर सियासी मामलात देखता रहा। और यही नहीं, डॉक्टर शाहिद मसूद यहाँ तक खबरें देते रहे कि एक गैर मुल्की एजेंसी के कहने पर उज़ैर बलोच पाकिस्तान के हसास मामलात, हसास मुकामात की तस्वीरें बनाता रहा। इतना कुछ होता रहा। इस पर 61 के करीब मुकदमात हैं, लेकिन वो अब तक 11 या 12 मुकदमात में से जो है वो रिहाई हो गई है। लेकिन ये रिहाई क्यों हो रही है? मेरिट पर हो रही है या इसके पीछे वो NRO है जो पीपल्स पार्टी को इस वक्त दिया जा रहा है और जिसकी वजह से ये हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं? ये इतने बड़े इंकशाफात पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आज जो हैं वो हम सब के सामने लाया है, जो मेरे और आपके लिए लम्हे फ़िक्री है। वो कहते हैं कि दौरान मुकदमात की प्रोसिक्यूशन के जो उनके इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अहलकार हैं या गवाहान हैं, इनको डराया और धमकाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, वो कहते हैं 2005 में उज़ैर बलोच के एक साथी को गिरफ़्तार किया था जिसका गालबन नाम शहाबुद्दीन हैदर था। उसको गिरफ़्तार करने के बाद जिसने उसको गिरफ़्तार किया और उसके मुकदमात की जो पैरवाई करने वाले और गवाहान थे, उनको कत्ल करवा दिया गया। और ये सब कुछ उज़ैर बलोच जेल में बैठकर कर रहा था। और 61 से ज़ायद मुकदमात हैं जिनमें उज़ैर बलोच मुकदमात का सामना कर रहा है। JIT हमारे सामने नहीं आई, लेकिन मीडिया के ज़रिए बहुत से नकात सामने आते रहे कि किसके कहने पर ये सब कुछ करता रहा। और अब अगर वो पे दर पे मुकदमात से बरी होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो NRO जो पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है, उस NRO के नतीजे में कहीं कराची को, सिंध को दोबारा हम आग और खून की लपेट में देखेंगे। ये एक लम्हा फ़िक्री है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एतजाज़ अहसन ने किस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा के परखचे उड़ाए हैं और फ़ज़लुर रहमान को क्या कहा है, क्यों, किस तरह आईना दिखाया है। वो कहते हैं कि PDM के जितने भी इजलास हुए, उन इजलासों के दौरान फ़ज़लुर रहमान का रवैया एक डिक्टेटर की सूरत में था। वो बस हर सूरत में वो उसके दिल में जो, उसके दिमाग में जो बात थी उसी पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था। जबकि मैं शुरू दिन से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, और अगर पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करती, इमरान खान नया इलेक्शन करवाता, उसके पास अक्सरियत होती और वह तमाम कवानीन जो ज़रूरत हैं इमरान खान को, जिस्मों को तब्दील करना चाहता है, वो तब्दील कर लेता। काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एतजाज़ अहसन का ये कहना है कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ना बने। आप ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि आपके मुकदमे को लाइव दिखाया जाए, तो दुनिया में किसी जगह पर ऐसा नहीं होता कि मुकदमात को लाइव दिखाया जाए। आप एक जज हैं और जज होने की हैसियत से बनता यही है कि आप सियासी बयानात ना दें। वो कहते हैं कि जब इफ्तिखार चौधरी की एक जो तहरीक चल रही थी, अदलिया बहाली तहरीक, में उसमें सर फहरिस्त था और इफ्तिखार चौधरी ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ मेरे बतौर वकील काम करें, तो मैंने कहा आप मेरा बोझ नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा मैं आपकी फ़ीस तो नहीं पे कर सकता, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चलें। एतजाज़ हसन कहते हैं कि
میں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا یہ جو آپ سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست نہ کریں، کیونکہ جب آپ بطور ایک چیف جسٹس ہونے کے ایک بیان جاری کرتے ہیں، کسی ٹی وی ٹاک شو میں جا کر وہ بیان دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں کوئی وزیر اطلاعات یا کوئی اور حکومتی جو عہدیدار ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے تو پھر آپ اپنی سطح سے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہی مشورہ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی دوں گا کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ 100 دفعہ کریں، اگر وہ بطور جج اپنی رسپیکٹ چاہتے ہیں تو انہیں اپنی اس حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا، اور وہی جس بات کی جانب اعتزاز احسن نے اشارہ کیا ہے، فواد چودھری نے بھی آج اس کا جواب دیا ہے کہ ایک انہوں نے تو سخت زبان استعمال کی تھی، میں تھوڑا پرہیز کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب کا مقدمہ چل رہا ہے اور روزانہ ان کے بھاشن سنتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان کا کوئی آنسر کیا تو پہلے بات آئے گی کہ بے ادبی ہوئی اور پھر توہین عدالت تک معاملات چلے جائیں گے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کل ریڈ لائن کراس کی ہے، اس ریڈ لائن کراس کرنے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ ان پر انہی الفاظ کی بنیاد پر دوبارہ سے کوئی نیا ریفرنس بن سکتا ہے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ بطور چیف جسٹس بن سکتے ہیں، اور بننے بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ علل اعلان جا چکے ہیں تو پھر آئیں سیاست میں کے میدان میں اپنے جو ہے وہ زور آزمائی کریں، لیکن بطور ایک جج کے، منصف کے، آپ پہ بنتا نہیں ہے کہ آپ عدالتوں میں فیصلے کریں۔ دوستو، آپ موجودہ حالات کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔